स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल V2S क्लासेज में। जी हाँ, V2S क्लासेज में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो कल तक हमने यानी पिछली वीडियोज में हमने प्रश्नावली 3.2 तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 3.3 इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर आपके पास बड़े बड़े दो सवाल हैं, यानी पहला सवाल और दूसरा सवाल। अब पहले सवाल के अंदर आपको 4 सवाल दिए गए हैं और दूसरे सवाल में आपको जो है 10 सवाल दिए गए हैं। ज्यादा कठिन है नहीं, सिंपल सिंपल से हैं, बस थोड़ी सी समझ की आवश्यकता है। तो प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है उसको बताता हूं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप हमारे पास होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप हमारे पास होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का एक मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी जितनी भी द्विघात समीकरण होंगी वो किसके रूप में होंगी, उसके मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होंगी। ठीक है, तो अब हम प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला सवाल आपको ये दे रखा है कि निम्न समीकरणों की जांच कीजिए कि क्या वो द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो देखते हैं पहला सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है कि निम्न समीकरण की जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। मतलब अपन को पहले सवाल में 4 सवाल दिए गए हैं, उन चारों को देखना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो द्विघात समीकरण को जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो जो समीकरण अपन को दिए होंगे उनको थोड़ा सा हम करेंगे और लास्ट में जो हमारे पास मान प्राप्त होगा उसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक रूप, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। यदि इसका जो मान है वो द्विघात समीकरण के मानक रूप की तरह है, ठीक है, तो यह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो उसको जांच करने से पहले हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे। तो देखिए इसका हल, देखो यहाँ पे x है वो x प्लस 1 से गुणा हो रहा है, यानी x को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर आया, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगाया, x को 1 से गुणा क्या आया, x आया, फिर प्लस है और ये 8। ठीक है, बराबर ये देखो x प्लस 2 और x माइनस 2, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले से हम इसको हल कर लेंगे। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, चूंकि a प्लस बी गुणा a माइनस बी हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी a माइनस बी का। तो a प्लस बी a माइनस बी की तरह ही हमारे पास है x प्लस 2 और x माइनस 2। तो इसको कैसे खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, यानी x स्क्वायर माइनस बी की तरह क्या है 2, तो x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4। तो डायरेक्ट मैं 4 लिख देता हूं, ये 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे जितने भी मान हमारे पास RHS में, यानी ये दाया भाग और ये बाया भाग, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। जितना भी मान हमको RHS में दिया गया है उन सभी मानों को उठाकर कहां ले आएंगे, LHS में। कहां ले आएंगे, LHS में। LHS में अगर RHS से मान को लेकर के आएंगे तो क्या बदल जाएंगे, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि x स्क्वायर जो प्लस का है LHS में आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है RHS में, जो LHS में आकर किसका हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से आता है। ठीक, अब क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, देखो ये प्लस का x स्क्वायर है, इधर को आके हुआ है माइनस का x स्क्वायर, और ये माइनस का 4 इधर को आएगा तो प्लस का 4, बराबर में क्या रहेगा हमारे पास, ये मान तो हमारे इधर को आ गए,
यहाँ पे क्या रह गया 0। ठीक है, अब देखते हैं एक्स स्क्वायर हमारे पास किसका है प्लस का, और एक्स स्क्वायर किसका है माइनस का, ये दोनों खत्म। क्या बचा एक्स प्लस 8 प्लस का है, और 4 भी किसका है प्लस का, तो 8 और 4 कितना हुआ 12 हुआ, बराबर में क्या आया 0 आया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 को हमने हल किया और कितना माना है हमारे पास x प्लस 12 बराबर 0। हाँ, इसकी तुलना हम किससे करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप, यानी ए एक्स स्क्वायर, देखो किससे करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। क्या है हमारे पास द्विघात समीकरण का मानक, द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जो द्विघात समीकरण होता है किसके रूप में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। तो ये जो मान हमारे पास प्राप्त हुआ, इसकी तुलना अगर हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से करेंगे तो करके देखिए, यहाँ पे क्या है ए एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर वाला पद है यहाँ पे द्विघात समीकरण के मानक रूप में, लेकिन क्या हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद है नहीं है। देखो एक्स की घात कितनी है यहाँ पे 1 है, यानी एक्स की अधिकतम घात कितनी है 1। क्या द्विघात समीकरण है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद होना चाहिए था इसकी तरह, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो तुलना करने पर हमने क्या पाया कि ये जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि यह समीकरण द्विघात समीकरण के मानक रूप में नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे दिया गया समीकरण कौन सा है ये, और इसी का तो मान है ये वाला। ठीक है, तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण के मानक रूप कौन सा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से हमने पहले सवाल की जांच की कि यह एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। ठीक इसी तरीके से हम दूसरे, तीसरे और चौथे सवालों को करने वाले हैं, यानी पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सवालों को करने वाले हैं। तो देखते हैं इसी की तरह दूसरा सवाल, लेकिन उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और उनको अपने नोट्स में उतार लें। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखते हैं इसी का दूसरा सवाल। देखिए पहले का दूसरा सवाल हमारे पास क्या दिया गया है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। तो इस समीकरण की हमको जांच करनी है कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो इसको भी थोड़ा सा हल करेंगे और उसके बाद में जो मान प्राप्त होगा उसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। यदि इसके रूप में है तो यह द्विघात समीकरण होगा, यदि मानक रूप में नहीं है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको थोड़ा सा हल करते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, यदि आपको सूत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। ये हमारे पास द्विघात समीकरण a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab गुणा a प्लस बी, ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक इसी तरीके से हमारे पास क्या यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब है। इसको हम खोल लेंगे किसकी तरह a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस गुणा a प्लस बी की तरह। तो देखो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a क्यूब यानी x क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 2 है। ठीक है, और a प्लस बी यानी x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर में क्या चल रहा है हमारे पास x क्यूब, ये x क्यूब प्लस माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको थोड़ा सा और आगे हल करेंगे तो x क्यूब प्लस 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 कितना है हमारे पास भाई 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8। भाई 2 गुना
2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब कितना है 8 आया, प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, और साथ में क्या है x, फिर क्या है हमारे पास x प्लस 2 बराबर क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक, अब क्या करेंगे इस 6x को अंदर गुणा कर देंगे x प्लस 2 के साथ, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को अंदर गुणा करेंगे, 6x को x से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह यह भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 6x को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 12x बराबर, ये क्या है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4। अब यहां तक हल करने के बाद में क्या करेंगे, RHS में जितना भी मान है उसको कहां ले आएंगे LHS में, तो लेकर आइए, यानी एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, अब ये RHS में एक्स क्यूब और माइनस का 4 है, इसको कहां ले आएंगे LHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ, एक्स क्यूब अगर प्लस का इधर को आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, और ये माइनस का 4 इधर को आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, बराबर में यहाँ पे क्या रह गया 0 रह गया। ठीक है, इतना करने के बाद में हम क्या करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन और करते हैं, यानी एक्स क्यूब देखो प्लस का है और एक्स क्यूब किसका है माइनस का, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट हो गए। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, देखो सबसे पहले स्क्वायर वाला पद लिखते हैं, तो क्या है 6x स्क्वायर, फिर क्या हमारे पास 12x, क्या है 12x, फिर देखो 8 प्लस का है और 4 भी प्लस का है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 8 और 4 12 बराबर 0। ये हमारे पास एक मान प्राप्त हुआ, किसका मान है ये, x प्लस 2 का क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4 का मान है कितना 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। ये हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ है, ये क्या द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, इसकी जांच कैसे करेंगे इसकी जांच कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो देखिए द्विघात समीकरण के मानक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो देखो तुलना कीजिए, हम तुलना कीजिए ax स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ पे है तो यहाँ भी है एक्स स्क्वायर वाला पद, यानी 6x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाला पद यहाँ पे उपस्थित है, इसके साथ में देखो bx, ये bx है तो यहाँ पे क्या है 12x है, यानी कि x वाला पद यहाँ भी है और यहाँ भी है। अच्छा, इसके अलावा देखो c क्या है हमारे पास अचर पद है जो मानक रूप में भी है और हमारे जो समीकरण है उसके अंदर भी, यानी एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ भी है और यहाँ भी है, एक्स वाला पद समीकरण में भी है और मानक समीकरण में भी है, 12 अचर पद और ये भी 12 है, सॉरी c है। ठीक है, और बराबर है तो बराबर और 0 है तो 0, यानी हमने क्या पाया, ये पाया कि जो समीकरण प्राप्त हुआ यह किसके रूप में, द्विघात समीकरण के मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो हम क्या कह देंगे कि दिया गया समीकरण ये वाला, यानी अर्थात ये वाला दिया गया समीकरण किसके रूप में है, द्विघात समीकरण के रूप में है। ठीक, तो लिख देंगे हम यहाँ पे। अच्छा देखो, द्विघात समीकरण के मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमने क्या पाया कि दिया गया समीकरण, दिया गया एक द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक, द्विघात समीकरण है, हमने जांच कर दी है इसकी दिए गए समीकरण की, क्या है कि क्या यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, तो क्या पाया हमने द्विघात समीकरण है। इस तरीके से हमारे पास पहले का दूसरा भी हो जाता है कंप्लीट, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब चलते हैं तीसरे सवाल पर, यानी पहले के तीसरे सवाल पर। अब देखते हैं पहले के तीसरे सवाल को, जिसमें आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हल करेंगे और जांच करेंगे कि क्या है ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो हल करने पर हमारे पास क्या मान आता है देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र हमारे पास होता है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसको खोलेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 और माइनस का 2ab, 2ab तो 2 गुणा एक्स यानी 4x। हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, ये मान आया। अब इसको क्या करेंगे, जितना भी RHS के अंदर मान है उसको कहाँ ले आएंगे LHS में, यानी LHS वाला पद ये रहा और RHS वाला पद ये रहा। जितना भी RHS का मान है उसको कहाँ ले आएंगे LHS में। लाने के बाद में इनके चिन्ह बदल जाते हैं, करते हैं इसको थोड़ा सा आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हाँ देखो एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का है, इधर को आएगा तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 4 प्लस का है तो इधर पे क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब ये माइनस का 4x है, इधर को आके क्या हो जाएगा प्लस का 4x, तो बराबर में क्या रहेगा हमारे पास 0। थोड़ी सी और कैलकुलेशन करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर माइनस का, ये दोनों आपस में खत्म। ठीक है, 3x है और ये क्या है 4x है और दोनों किसके हैं प्लस के हैं, तो आपस में जुड़ जाएंगे। 3 और 4 कितना 7x। अच्छा अब क्या रह गया, 1 रह गया और 4 रह गया, लेकिन देखो ये प्लस है और ये माइनस है, आपस में घटेंगे तो 4 में से अगर 1 को घटाया कितना आया माइनस का 3। माइनस क्यों लगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस है, इसलिए बराबर में क्या चला हमारे पास 0। तो क्या माना हमारे पास प्राप्त हुआ 7x माइनस 3 बराबर 0। इसकी तुलना किससे करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप, द्विघात समीकरण के मानक रूप। मानक रूप क्या है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या है हमारे पास, द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे किसकी तुलना करेंगे, ये जो मान प्राप्त हुआ इसकी। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कितना है एक्स की घात 1 वाला पद है, ये पद हमारे पास यहाँ पे उपस्थित नहीं है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण के मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना की हमने, यानी तुलना करने पर द्विघात समीकरण, तुलना करने पर दिया गया समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। उसको हल करने पर तो ये मान प्राप्त है हमारे पास, ये मान प्राप्त हुआ है। दिए गए समीकरण के मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की तुलना करने पर दिया गया समीकरण क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हमने तुलना की और पाया कि ये जो समीकरण है हमारे पास दिया गया था वो द्विघात समीकरण के मानक रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से भी हमने पहले सवाल का तीसरा सवाल कंप्लीट कर लिया है। अब पहले सवाल का एकमात्र सवाल, चौथा सवाल जो बच रहा है उसको भी हम बोर्ड पे देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखते हैं इसका चौथा सवाल। चौथे सवाल में हमको दे रखा है एक्स प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है x का मान, और कुछ भी हो सकता है बस 0 नहीं हो सकता x का मान। अगर 0 हो गया x का मान तो यहाँ पे देखो 1/0, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे तो 1/0 कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। इसलिए ये कह रहा है कि x जो है 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, इस समीकरण की हमको क्या करनी है, जांच करनी है। क्या क्या जांच करनी है, यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो इसकी जांच करने से पहले इसको थोड़ा सा हल करते हैं। वही हल करने का तरीका आपको बताइए। देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नियत क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, और एक्स स्क्वायर के नीचे भी कुछ नियत क्या लगा देंगे, 1। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो नीचे वाली संख्या कौन कौन सी है, एक है, एक्स है और एक है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा।
एक का भाग x में देंगे क्या आएगा, x आएगा, और x को अगर x से गुणा करेंगे प्लस लगा दिया, x का भाग x में देंगे कितना आएगा 1, और उस 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया, 1 का भाग x में देंगे कितना आएगा x, और इस x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या आएगा x क्यूब। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ये मान प्राप्त हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, जो नीचे संख्या होती है ना उसको हटा देते हैं, यानी एक्स है तो एक्स को हटा देंगे, तो एक्स को हटाने के बाद में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, और एक्स क्यूब इसके बराबर में कुछ नहीं है तो थोड़ी देर के लिए जीरो मानो, और इसके लिए भी थोड़ी देर जीरो मानो। अच्छा, आप देखो इस समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप। इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप। मानक रूप कौन सा है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे तो देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर वाला पद है तो यहाँ भी ए एक्स स्क्वायर वाला पद है। ठीक है, तो ये वाला पद यहाँ पे मैच खा रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक है तो यहाँ पे क्या है अचर पद है, ये क्या है अचर पद है, तो ये भी क्या है अचर पद है, दोनों अचर पद है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, एक्स की घात कितनी है 3, लेकिन यहाँ पे एक्स की घात 3 है क्या, नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको कि जो दिया गया समीकरण है वह द्विघात समीकरण के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमने क्या लिखा, एक्स इस समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण के मानक रूप में नहीं है। द्विघात समीकरण के मानक रूप नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चौथे सवाल की भी जांच कर दी है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। पहले सवाल में आपके पास 4 सवाल थे टोटल, जिनको हमने एक एक करके हल किया। अब इसके बाद में चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, और दूसरे सवाल में आपके पास टोटल 10 सवाल है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ चले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सवाल नंबर 2 को शुरू करने से पहले आपको इतना बता देता हूं कि हमारे पास द्विघात समीकरण जो भी होता है उसको हल करने की कितनी विधि है हमारे पास। तो द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास टोटल 3 विधि है। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरी है हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र विधि। इन तीनों विधियों को हम पढ़ने वाले हैं किसके लिए, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, तो आपके जो प्रश्नावली 3.3 है उसके अंदर केवल और केवल गुणनखंड विधि के बारे में ही आपको बताया गया है। यानी दूसरा जो सवाल है अपना 3.3 का, प्रश्नावली 3.3 का जो दूसरा सवाल है उसमें आपको केवल गुणनखंड विधि के द्वारा ही द्विघात समीकरणों को हल करने की बोल रहा है। लेकिन 3.4 के अंदर यानी प्रश्नावली 3.4 के अंदर जो है आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और साथ में श्रीधराचार्य सूत्र विधि के द्वारा आपसे जो है द्विघात समीकरण के आपसे मान निकलवाएगा। तो द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधि हमारे पास, टोटल 3 विधि। कौन कौन सी है, पहली है हमारे पास गुणनखंड विधि, दूसरी है हमारे पास पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। कौन सी है, पूर्ण वर्ग
बनाने की विधि। और तीसरी कौन सी हमारे पास, श्रीधराचार्य सूत्र विधि। कौन सी, श्रीधराचार्य सूत्र विधि। कौन सी है, श्रीधराचार्य सूत्र विधि। ये क्या है हमारे पास, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। ये हमारे पास टोटल 3 विधि है। द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास टोटल 3 विधि है। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरी है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। अच्छा, आपको ये और बता देता हूं कि एग्जाम में अगर आपसे कहे कि निम्न द्विघात समीकरण को जो है गुणनखंड विधि के द्वारा हल कीजिए, तो आपको केवल और केवल गुणनखंड विधि के द्वारा ही उस सवाल को हल करना है। यदि आपसे बोले कि दिए गए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए, तो आपको केवल और केवल पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ही उस सवाल को हल करना है। और यदि आपसे कहे कि दिए गए द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र विधि के द्वारा हल कीजिए, आपको केवल और केवल श्रीधराचार्य सूत्र विधि का ही प्रयोग करना है। अगर आपसे स्पेशल बोल देता है कि फला विधि से आपको जो है इस समीकरण को हल करना है, तो आपको जो बोलेगा ना उसी विधि से आपको द्विघात समीकरण को हल करना है। यदि आपसे कुछ नहीं बोले और कह दे कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए, तो आप इन तीनों विधियों में से कोई सी भी विधि काम में ले सकते हैं। इस तरीके के मतलब गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और श्रीधराचार्य सूत्र विधि, इससे आपको द्विघात समीकरण के हल निकलवाता है। एग्जाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्या बनता है कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए, या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए, या फिर श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हल कीजिए। तो 3 नंबर का सवाल हमारे पास यहाँ से आता है। तो एक एक विधि को हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्नावली 3.3 में आपको जो है केवल और केवल गुणनखंड विधि के बारे में ही बताया गया है, लेकिन 3.4 के अंदर यानी प्रश्नावली 3.4 के अंदर हम दोनों विधियों को पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और श्रीधराचार्य सूत्र विधि। ठीक, आप द्विघात समीकरण को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, उत्तर हमेशा आपके पास सेम आएगा। यानी अगर आप गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो भी आपके पास उत्तर वही आएगा जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आता है। ठीक है, और श्रीधराचार्य सूत्र विधि से जो हल आएगा वही हल इस विधि से निकालने पर आता है। ठीक, तो किसी भी विधि से आप हल निकाल सकते हैं, आंसर हमेशा एक ही आता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 2 को, जिसमें आपको टोटल 10 सवाल दिए गए हैं। तो एक एक सवाल को हम करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें आपसे देखो क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि के द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए, जिसमें आपको टोटल 10 सवाल दिए गए हैं। और उनमें से जो है पहला सवाल आपके पास है 2x² - 5x + 3 = 0। इसको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधि आपके पास, टोटल 3 विधि। पहली गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरी है श्रीधराचार्य सूत्र विधि। तो इस सवाल में आपसे कौन सी विधि से हल करवा रहा है, इस सवाल में आपसे जो है गुणनखंड विधि के द्वारा हल करवा रहा है। तो हम गुणनखंड विधि को हल करने वाले हैं। इसमें आपको 10 सवाल दिए गए। तो देखते हैं पहला सवाल। ये अपने पास है 2x² - 5x + 3। गुणनखंड विधि आपके जो है कक्षा 9 में भी रही है, यानी कक्षा 9 के अंदर भी आपको गुणनखंड विधि के बारे में बताया गया था। अगर आपको कुछ कुछ याद है तो देखिए उसमें क्या होता था। गुणनखंड विधि में x² का गुणांक यानी कितना है यहाँ पे 2, और अचर पद कितना है 3, इनको करते थे आपस में गुणा। भाई गुणनखंड विधि में सबसे पहले क्या करते थे, x² वाला पद x² वाला गुणांक कितना है यहाँ पे 2, और अचर पद कितना है हमारे पास 3। इन दोनों को आपस में क्या करते थे, गुणा करते थे। कितना है हमारे पास यहाँ पे 6 आया। ठीक है, गुणा करने पर कितना है हमारे पास 6 आया। अब इस 6 के ऐसे टुकड़े करने अपन को कि जोड़ने घटाने पर क्या है हमारे पास बीच की संख्या है कितनी आई, 5 है। यानी जो 6 आया उसको ऐसी दो संख्याओं के गुणा ऐसी दो संख्याओं में विभाजित करना है जिनका गुणा करने पर तो 6 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना है, बीच की संख्या यानी 5 आए।
तो 6 को किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो देखो 2 और 3, 2 को 3 से गुणा करो, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 तिया 6, ठीक है। तो गुणा करने पर 6 आ रहा है और जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखो 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आया, लेकिन 2 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना आया, 5 आया। बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो दोनों संख्या कौन कौन सी है, एक तो है 2 और एक है 3, ठीक। एक तो है कौन सी 2 और एक कौन सी है 3। तो इन दोनों संख्याओं को कहाँ रखेंगे हम, इस 5x की जगह तो रखें। देखो यहाँ पे क्या है 2x², ठीक है 2x²। इस -5x की जगह हम क्या रखेंगे, 2x और 3x। क्या रखेंगे, 2x और 3x। साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, 3 बराबर 0। अच्छा गुरुजी इनके आगे चिन्ह कहाँ है, यानी 2x के आगे कौन सा चिन्ह आएगा और 3x के आगे कौन सा चिन्ह आएगा, इनके चिन्ह कहाँ है हमारे पास। इनके चिन्ह देखिए कैसे ज्ञात कर, मतलब कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 5x है, लेकिन किसका है, माइनस का। अच्छा माइनस का 5x हमारे पास यहाँ पे टोटल आना चाहिए। कैसे आ सकता है, यदि मैं कहूं इसके आगे माइनस लगाओ और इसके आगे माइनस लगाओ, है ना। तो इन दोनों को आपस में जोड़ो, देखो 2x है और ये 3x है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। किसका, माइनस का, क्योंकि दोनों के आगे क्या है, माइनस। तो इन दोनों को हल करने पर कितना आएगा, माइनस के 5x। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 2 को 3 से गुणा किया, कितना आया, 6 आया। अब इस 6 के हमने 2 टुकड़े ऐसे किए जिनका गुणनफल तो कितना आए, 6 आए, और जोड़ने घटाने पर कितना है हमारे पास, बीच की संख्या यानी 5 आए। तो कौन कौन सी थी वो, 2 और 3, दोनों को गुणा किया तो 6 आया, लेकिन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं कि आगे के 2 पद और पीछे के 2 पद, इन दोनों में से लेते हैं कॉमन। जो संख्या कॉमन आ सकती है उनको कॉमन ले लेंगे, और जो संख्या कॉमन नहीं आती है उनको छोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे यहाँ 2x² है, यहाँ पे 2x है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 को ले लिया कॉमन, ठीक है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, x एक बार ले लिया कॉमन। अच्छा अब यहाँ पे क्या बचा, देखो 2 बाहर आ गया, x² में से अगर x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया। 2x है, 2x बाहर आ गया तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे देखो x के आगे जो चिन्ह होता है हमारे पास, यदि x के आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह कॉमन लेंगे, यदि x के आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे। यहाँ पे x के आगे कौन सा चिन्ह, माइनस, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया। अब देखो 3x और यहाँ पे क्या है, 3 है, यानी 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 3 हमने ले लिया कॉमन। इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह बाहर आ गया और 3x में से 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का x बच गया। अच्छा देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, आपस में गुणा किया तो कितना आया, माइनस आया। 3 को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और बराबर में क्या आया, 0 आया, ठीक। अब जहां तक की प्रोसेस हमने की, तो यह अगर सही है, इसकी जांच कैसे करेंगे, अगर हमारे पास दोनों कोष्टक के मान बिल्कुल सही आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यानी x-1 यहाँ भी है और x-1 यहाँ भी है, तब तो हमारा सवाल बिल्कुल एकदम सही है, ओके है, और इस हिसाब से हम आगे बढ़ लेंगे। लेकिन अगर हमारा कोष्टक का मान ये वाला अलग आता है और ये वाला अलग आता है, तो हमारा सवाल कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसकी थोड़ी सी जांच कर लेते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है एकदम, कोष्टक के मान दोनों समान आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखो x-1 और x-1 दोनों जगह कॉमन है, एक बार दोबारा से कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x-1, यहाँ से भी x-1 कॉमन ले लिया और यहाँ से भी x-1 कॉमन ले लिया। अच्छा देखो x-1 को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा, कितना बचा, 2x बचा। फिर x-1 को हमने यहाँ पे बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 3 बचा, कितना बचा, माइनस का 3 बचा, और बराबर में क्या चल रहा है हमारे पास, 0 चल रहा है। अब देखो x-1 और 2x-3 इन दोनों पदों का गुणनफल कितना है हमारे पास, 0 है, और दो पदों का गुणनफल 0 होने का मतलब ये है, या तो पहली संख्या 0 है या फिर दूसरी संख्या 0 है, अथवा दोनों संख्या 0 है। भाई 0 कब आएगा, या तो ये संख्या 0 हो या फिर ये संख्या 0 हो, अथवा दोनों संख्या ही 0 हो, क्योंकि गुणा करने पर 0 आना चाहिए। ये संख्या 0 हो सकती है अथवा ये संख्या 0 हो सकती है, या फिर दोनों ही 0 हो सकते हैं।
तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 आने का मतलब क्या है, या तो x माइनस 1 0 है या 2x माइनस 3 बराबर 0 है। भाई दो ही कंडीशन हमारे पास हो सकते हैं, या तो x माइनस 1 का मान 0 होगा या फिर 2x माइनस 3 का मान 0 होगा। अच्छा यहां से देखो x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे तो ये माइनस का 1 है, इधर को आके प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से x का मान कितना है हमारे पास 1 आया। और यहाँ पे देखेंगे तो यहां से x का मान कैसे निकालेंगे, देखो 2x, ये माइनस का 3 है, इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। अच्छा अपन को तो x का मान चाहिए, तो यहाँ पे क्या है 2 गुणा में है, इधर को आके भाग में हो जाएगा, यानी x से बराबर प्लस का 3/2। x के कितने मान आए हमारे पास 2 आए, एक तो आया x बराबर 1 और एक आया x बराबर प्लस का 3/2। ये क्या है हमारे पास x के मान है, यानी द्विघात समीकरण के हल है। ठीक है, अब एक बात और बताइए कि इसके टोटल हल कितने आने चाहिए थे, 2 3 4 5। भाई 2 ही आए हैं हमारे पास, कितने आना चाहिए तो टोटल 2 ही आने चाहिए थे। क्यों, क्योंकि यह क्या है एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का होने का मतलब यह है कि x के अधिकतम मान कितने आएंगे 2 आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले दूसरे सवाल के पहले सवाल को कंप्लीट किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ही दूसरे सवाल को, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे के दूसरे सवाल को। अब देखते हैं दूसरे के दूसरे सवाल को, जिसमें आपको दिया गया है 9x² माइनस का 3x माइनस 2 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण आपको दी गई है, इसके हल अपन को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि का आपको बता दिया था मैंने। सबसे पहले क्या करते हैं, x² का गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद में जो मान प्राप्त होता है उसके 2 टुकड़े करते हैं ऐसी संख्याओं से जिनका गुणनफल तो इन दोनों के गुणा किया हुआ है, और जोड़ने घटाने पर कितना है बीच की संख्या है। एक बार हम दोनों को गुणा करके देखते हैं। 9 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी के 18। कितना आया, 9 दूनी के 18। अब इस 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या फिर घटाने पर कितना है 3 है। तो देखो कौन कौन से टुकड़े हो सकते हैं। तो एक को अगर 18 से गुणा किया कितना आया 18 आया, गुणा करने पर तो 18 आया, लेकिन जोड़ो एक बार तो 18 से 19 आया, लेकिन आना चाहिए कितना 3। ठीक है, तो एक बार घटा के भी चेक कर लो, 18 में से को हटाया कितना आया 17 आया, लेकिन आना कितना चाहिए 3। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। फिर 2 को हम 9 से गुणा करें तो गुणा करने पर तो 18 आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है। तो देखो 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, आना कितना चाहिए 3। तो ये शायद नहीं हो रहा। अच्छा एक बार घटा के चेक कर लेते हैं। 9 में से अगर 2 को घटाया तो कितना आया 7 आया, लेकिन आना कितना चाहिए 3 आना चाहिए। तो ये जोड़ा भी हमारे पास नहीं हो सकता। एक बार हम 3 को 6 से गुणा करके देखते हैं। तो 6 तिया 18, यानी गुणा करने पर कितना आया 18 आया, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और 3 9, आना कितना चाहिए 3 आना चाहिए। 9 आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा एक बार घटा के और चेक कर लेते हैं। 6 में से 3 को घटाओ कितना आया, 6 में से अगर 3 को घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, और आना भी कितना चाहिए 3 आना चाहिए। मतलब 6 को अगर 3 से गुणा किया तो 18 आया। ठीक है, 6 में से अगर 3 को घटाया तो कितना आया 3 आया, ये भी ठीक है। तो दोनों संख्या कौन सी हो गई, एक तो 3 हो गई और एक 6 हो गई। ठीक, इन दोनों संख्याओं को कहां पे उतारेंगे हम 3x की जगह। तो देखिए उतारते हैं 9x², इस 3x की जगह क्या उतारेंगे हम, एक तो 3 उतारेंगे और एक 6 उतारेंगे, यानी 3x और 6x। फिर साथ में क्या है हमारे पास माइनस का 2 और बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है हमारे पास 0 चल रहा है, बराबर में क्या है हमारे पास 0। अच्छा गुरु जी के चिन्ह कहाँ है, चिन्ह कौन सा आएगा, अभी इसको देखते हैं कि चिन्ह क्या आना चाहिए हमारे पास, माइनस आना चाहिए, क्योंकि बीच में 3 है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है माइनस का चिन्ह है। तो इन दोनों को हल करने के बाद में हमारे पास माइनस का चिन्ह आना चाहिए, मतलब 6 और 3 को दोनों को हल करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 3। तो माइनस का 3 कब आएगा, जब बड़ी संख्या माइनस की होगी और प्लस की होगी छोटी संख्या। क्योंकि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी 6 में 3 आया तो 3 आया, और बड़ी संख्या के चिन्ह होता है यानी माइनस का, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का चिन्ह। तो बड़ी संख्या के आगे लगा देंगे माइनस और छोटी संख्या के आगे लगा देंगे प्लस। ठीक है, अब देखो एक बात,
अब क्या करेंगे, दोनों पदों में से लेते हैं कॉमन। तो इन दोनों पदों में से देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, 3 यहाँ है और 9 यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर ये है और एक्स ये है। तो देखो 3 का भाग 3 में भी जाता है और 3 का भाग 9 में भी जाता है, तो 3 यहाँ से आ गया कॉमन। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे है, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, एक्स। यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 3 का भाग 9 में देंगे कितना आएगा 3, और एक्स का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे क्या आएगा, एक्स आएगा। प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया, और 3x में 3x का भाग देंगे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया। अब लेते हैं दोनों में से कॉमन। तो देखो चिन्ह किसका कॉमन आता है, जो x के आगे होता है। तो x के आगे क्या है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो 2 का भाग 2 में भी जाता है और 2 का भाग 6 में भी जाता है, इसलिए 2 को भी ले लिया कॉमन। ठीक, हाँ अब देखो माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, यानी माइनस का 2 का भाग, माइनस के 2 का भाग माइनस के 6x में देंगे तो क्या आएगा, प्लस के 3x, क्या आएगा, प्लस का 3x। भाई देखो माइनस को बाहर ले लिया, 6 का भाग 2 का भाग 6 में देंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और x साथ में चल ही रहा है। यहाँ पे माइनस का 2 है, जिसमें से देखो माइनस को अगर हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस, और 2 का भाग 2 में देंगे कितना आएगा, 1 आएगा, बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो 3x प्लस 1 यहाँ भी है और 3x प्लस 1 यहाँ भी है। 3x प्लस 1 3x प्लस 1 दोनों तरफ है, तो एक बार ले लेंगे कॉमन, यानी 3x प्लस 1 ले लिया हमने कॉमन। देखो यहाँ पे 3x प्लस 1 अगर बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, 3x बचा, और 3x प्लस 1 को अगर बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 होने का मतलब क्या है, या तो पहली संख्या 0 है या फिर दूसरी संख्या 0 है, अथवा दोनों संख्या 0 है, यानी 3x प्लस 1 बराबर 0 है, या फिर 3x माइनस 2 बराबर 0 है। तो 3x प्लस 1 बराबर अगर 0 है, हाँ इसको देखते हैं, यहां से x का मान क्या आएगा, 3x, ये प्लस का 1 है, इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अपन को तो केवल x का मान चाहिए, x में देखो यहाँ पे 3 है, गुणा में इधर को जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी माइनस का 1/3। ये क्या है, हमारे पास एक मान आ गया x का। इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, 3x माइनस का 2, इधर को जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अपन को केवल x का मान चाहिए, तो x के साथ में क्या है, 3 है, गुणा में है, इधर को जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर प्लस का 2/3, x बराबर प्लस का 2/3। इस तरीके से हमारे पास x के दो मान आ गए, एक तो आया माइनस का 1/3 और एक आया प्लस का 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मान आ गए, यानी दूसरे का दूसरा सवाल भी हमने कर लिया कंप्लीट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ही तीसरे सवाल को। हाँ तो देखिए, दूसरे का तीसरा सवाल हमारे पास दिए गया है, √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 बराबर 0। ये हमारे पास दिए गया है, इसको थोड़ा सा हल करेंगे और द्विघात समीकरण की मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का मतलब है कि x² का जो गुणांक है, यानी √3, कितना है यहाँ पे x² का गुणांक, √3, और अचर पद क्या है हमारे पास, 7 √3। इन दोनों को करते हैं आपस में गुणा, यानी 7 √3 कितना आएगा हमारे पास, देखो √3 को √3 से गुणा करें क्या आएगा, 3, और गुणा में क्या है साथ में 7, 7 किया 21, कितना है हमारे पास 21, कितना है हमारे पास 21 आया साहब। देखो √3 को 7 √3 से गुणा किया तो कितना है हमारे पास 21 आया। अब इस 21 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि, ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 21 आ जाए, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने पर कितना है हमारे पास 10 आए। एक बार एक एक को चेक करते हैं। देखो 1 गुणा 21 करेंगे कितना आएगा, 21 आएगा। गुणा करने पर तो 21 आ रहा है, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22, और घटाएंगे तो कितना आएगा 20, लेकिन आना कितना चाहिए 10। 2 से गुणा कर नहीं सकते क्योंकि 2 का भाग 21 में जाता नहीं है, 3 का भाग जाता है। एक बार चेक करते हैं, 3 गुणा अगर हम 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 किया 21, गुणा करने पर तो क्या आ रहा है 21, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। 3 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा
3 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अच्छा देखो ये दोनों संख्या बिल्कुल सही बैठी है। 3 को अगर 7 से गुणा किया तो 21 आया, और 3 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 10 आया। बिल्कुल सही है। यानी एक संख्या हो गई हमारे पास 3 और एक संख्या क्या हो गई, 7 हो गई। इन दोनों संख्या को कहां पे उतार देंगे हम, इस 10x की जगह उतार देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3x²। ठीक, एक संख्या कौन सी है, 3x, और एक संख्या कौन सी है, 7x प्लस क्या है हमारे पास, 7√3। क्या है हमारे पास, 7√3। अच्छा गुरुजी इसके चिन्ह तो लगाओ, 3x के आगे और 7x के आगे चिन्ह तो लगाओ। तो चिन्ह देखो यहाँ पे किसका है, इन दोनों का चिन्ह किस पर निर्भर करता है, इस चिन्ह के ऊपर निर्भर करता है। यानी दोनों को हल करने के बाद में हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस का 10 आना चाहिए। तो मैं इसको भी प्लस कर देता हूँ, इसको भी प्लस कर देता हूँ। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, और ये प्लस है ये प्लस है तो ये क्या आएगा, प्लस। यानी दोनों के आगे क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह। फिर वापस से वही प्रोसेस करते हैं, इन दोनों पदों में से लेते हैं कॉमन, और लास्ट के दोनों पदों में से भी क्या लेते हैं, कॉमन। इनका गुणनफल किसके बराबर चल रहा है, 0 के बराबर चल रहा है। समान देखो √3x² है, और ये पे क्या है, √3x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3x² प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 गुणा √3 अगर हम करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 3। कितना आता है, 3 आता है। मतलब 3 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, √3 गुणा √3, यानी √3 गुणा √3। गुणा तो चिन्ह हटा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट लगा दो, और ये x, ठीक है, प्लस 7x प्लस 7√3 बराबर 0। यहां तक का आया समझ में। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने देखो 3 को बस टुकड़े करके लिख दिया, √3 गुणा √3 के रूप में, बस, और कुछ नहीं किया। अच्छा अब देखो √3 दोनों तरफ क्या है, √3 है, तो √3 ले लिया हमने कॉमन। x² यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, x है, तो दोनों में से x ले लिया कॉमन। अब क्या करते हैं, √3 तो हमने बाहर ले लिया, ठीक है, यानी √3x² में से अगर हमने √3x को ले लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, प्लस 2 बार √3 से, जिनमें से एक बार हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितनी बार बचा, एक बार √3 बचा। x को बाहर ले लिया तो यहाँ पे कुछ बचा, क्या बचा हमारे पास, एक बचा, और 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा। फिर प्लस का चिन्ह देखो, x के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह हमने ले लिया कॉमन। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 भी ले लिया कॉमन। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आता, छोड़ दो। प्लस का चिन्ह बाहर ले लिया हमने, 7 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा। प्लस है तो प्लस है, प्लस को प्लस से गुणा किया तो प्लस आया। 7 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, √3 बराबर 0। देखो हमारा सवाल सही है कि गलत है, इसकी जांच कैसे करते हैं, इसकी जांच करते हैं इन दोनों को देख करके। अगर दोनों समान है तब तो हमारा सवाल सही है, अगर दोनों असमान है तो हमारा सवाल गलत है। यहाँ पे दोनों सही आ रहे हैं, दोनों एकदम समान आ रहे हैं, मतलब सवाल सही है। तो इन दोनों में से क्या ले लेंगे कॉमन, x प्लस √3। x प्लस √3 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या बचेगा हमारे पास, देखो √3x प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 7 बराबर 0। देखो दो संख्याओं का गुणनफल 0 होने का मतलब है या तो ये संख्या 0 है या फिर ये संख्या 0 है। एक एक को 0 कर लेंगे, यानी x प्लस √3 बराबर 0 या √3x प्लस 7 बराबर 0। इन दोनों में से x का मान निकाल लेंगे, x बराबर ये प्लस का √3 इधर को जाके माइनस का √3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखते हैं या √3x प्लस 7 बराबर 0 है, यानी √3x ये प्लस का 7 इधर को जाके हो जाएगा माइनस का 7। हमको केवल x का मान चाहिए, तो √3 अगर गुणा में है तो इधर को जाके हो जाएगा भाग में, यानी x बराबर माइनस का 7 बटा √3। कितना है हमारे पास, x बराबर माइनस का 7 बटा √3। x के दो मान आ रहे, एक तो माइनस का √3 आया और एक आया माइनस के 7 बटा √3। इस तरीके से हमने जो है दूसरे के तीसरे सवाल को भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे चौथा सवाल। अब देखते हैं दूसरे के चौथे सवाल को, इसको भी हम किस विधि से हल करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करने वाले हैं। तो इसमें भी वही करेंगे, आगे आगे कौन सी संख्या है, मतलब x² गुणा कितना है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 16 है। ठीक है, गुणा करने पर क्या है, 16। अब इस 16 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 8 आना चाहिए, यानी 8 आना चाहिए। तो देखो 8
कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हाँ 4 गुणा 4, देखो 4 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी गुणा करने पर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और 8 ही हमारे पास आना चाहिए। तो यानी दोनों संख्या कौन सी हो गई, तो 4 हो गई, दूसरी भी कौन सी हो गई, 4 हो गई। इन दोनों को किसकी जगह रखेंगे, 8x की जगह, एक्स स्क्वायर, ये 4x और ये 4x, और प्लस का क्या हमारे पास 16 बराबर 0। क्या है हमारे पास प्लस का 16 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब देखो 8x के आगे क्या है, चिन्ह किसका है, माइनस का है। तो इन दोनों के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, देखो माइनस के 4x है और माइनस के 4x है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना आएगा, माइनस के 8x, इसलिए दोनों के आगे क्या आया, माइनस का चिन्ह आया। अब इन दोनों में से लेंगे कॉमन और इन दोनों में से लेंगे कॉमन। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, एक बार एक्स हमने ले लिया बाहर कॉमन, एक्स का भाग एक्स स्क्वायर में लेंगे कितना आएगा, एक्स आएगा, और माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया। 4x में अगर हम x का भाग देंगे तो x से x खत्म, कितना आया, 4 आया। ठीक, अब x का आगे चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो माइनस का ले लिया हमने कॉमन। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस का कॉमन ले लिया, 4 का भाग 4 में भी जा रहा है और 4 का भाग 16 में भी जा रहा है, यानी 4 को भी हमने ले लिया कॉमन। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा, आप छोड़ देंगे। देखो ये माइनस का 4x है, इसमें हम किसका भाग देंगे, माइनस के 4 का। देखो माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, कितना बचा, x बचा। ठीक, अब क्या करेंगे, प्लस का 16, प्लस का 16, इसमें किसका भाग देंगे, माइनस के 4 का, इसका माइनस के 4 का। तो देखो 16 में अगर 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। कितना आया, माइनस का 4 बराबर 0। कितना है, बराबर 0। अब देखो x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, दोनों में से x माइनस 4 ले लिया हमने कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 4 तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे x माइनस 4 अगर बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 4 बचा, बराबर 0। x माइनस 4 गुणा x माइनस 4 बराबर 0 है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 0 होने का मतलब ये है, या तो पहली संख्या 0 होगी या फिर दूसरी संख्या 0 होगी। हम दोनों संख्याओं को 0 रख के देखते हैं, यानी x माइनस 4 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। हमको तो केवल x का मान चाहिए, तो देखो x माइनस 4 है, इधर को आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 4, यानी एक मान क्या है, प्लस का 4, या x से बराबर माइनस का 4 इधर को जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4, प्लस का 4, यानी x के दो मान हमारे पास आ गए, x बराबर प्लस का 4 और x बराबर प्लस का 4। आप ये मत समझना कि हमारे पास तो एक ही मान आया 4, x के मान समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं, हमारे पास क्या है, दोनों मान समान है। तो इस तरीके से हमने दो गुणनखंड विधि के द्वारा क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सवाल कर लिए हैं। बाकी के बच रहे हैं 6 सवाल, क्योंकि इसके अंदर टोटल 10 सवाल थे, जिनमें से हमने 4 सवाल कर लिए। बाकी के 6 सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमने सवालों को हल किए। हाँ, हमारे पास पिछले कुछ दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी साइंस की क्लास कब होगी। तो साइंस की क्लास एक ही डली है अभी यूट्यूब पर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो कुमार सर हैं, जो साइंस पढ़ाते हैं, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए वो साइंस की क्लास नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि उनको कोरोना तो नहीं है, लेकिन कोरोना की शिकायत बताई गई है, इसलिए उन्होंने अपने आप को जो है क्वारंटाइन कर रखा है और मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो सही होंगे, ठीक होंगे, आपकी साइंस की क्लास पुनः स्टार्ट कर दी जाएगी। तब तक आप इंग्लिश और मैथ की क्लास ले सकते हैं।